बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात, जहाँ भी आप जाएँ, चाहे आप CSS के लिए जाएँ, चाहे आप पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए जाएँ या सिविल में किसी अच्छे महकमे के लिए जाएँ, तो कम्युनिकेशन स्किल इस पे बहुत तवज्जो दे के जानी है। लफ्ज़ों का चुनाव जो होता है ना, एक इंसान को दूसरे इंसान पे सबकत और एक इंसान को दूसरे इंसान पे बरतरी दिलाते हैं। तो कौन सी बात कैसे करनी है, जो इंसान अच्छे लफ्ज़ों की सिलेक्शन को जांचता है और समझता है, और जिस इंसान में कॉन्फिडेंस होता है और सलीका और करीना होता है, गुफ्तगू करने के आदाब जानता है, महफिल में बैठने के आदाब जानता है, ड्रेस के आदाब जानता है, क्वेश्चन का आंसर कैसे देना उसका आदाब जानता है, तो वो कैंडिडेट, वो बच्चा या बच्ची कभी नाकाम नहीं हो सकते किसी भी इंटरव्यू में। तो इस हवाले से यहाँ प्रैक्टिस कराई जा रही है कि आप ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बने और आपको गुफ्तगू के आदाब, गुफ्तगू का करीना और सलीका आना चाहिए। जितनी अच्छी गुफ्तगू आप करेंगे और गुफ्तगू में तासीर होगी तो आपकी सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। बदकिस्मती ये है हमारे पाकिस्तान की कि यहाँ तलीमी इदारों में बच्चों को नहीं सिखाया जाता। बहुत कम ऐसे तलीमी इदारे हैं जहाँ पे डिबेट कंपटीशन, डिक्लेमेशन, प्रेजेंटेशंस, ग्रुप डिस्कशंस, लेक्चरेट्स, पब्लिक स्पीकिंग होती है। अच्छे तलीमी इदारों में मॉर्निंग असेंबली के अंदर स्टूडेंट्स आके प्रेजेंट करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं किसी न किसी टॉपिक पे। तमाम टीचर्स बैठे होते हैं, तमाम स्टूडेंट बैठे होते हैं, और रफ्ता 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 स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है, बात करने का करीना और सलीका सीख जाता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम तालीमी इदारों के ऑनर्स से, स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर के हैं, अपने असातिज़ा किराम से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों की जहाँ बाकी तौर आप बेहतरीन तरबियत कर रहे हैं, हर पहलू से बच्चों की शख्सियत को निखारने में किसी पीछे नहीं है, वहीं बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल अप करने के हवाले से भी कुछ सोचें और प्रैक्टिकल इकदाम करें। पब्लिक स्पीकिंग करवाएं, ऐसे कंपटीशन करवाएं, स्टोरी कंपटीशन करवाएं। तख्लीकी सलाहियतें जो उनके अंदर दबी हुई हैं वो खुल के सामने आए। बाद में स्टूडेंट को पता ही नहीं होता मैं इतना अच्छा स्पीकर हूँ, मैं एक अच्छा डिबेटर हूँ, खुद नहीं पता होता कि मेरे अंदर ये सलाहियत है। अच्छा जो स्पीकर है उसे नहीं पता होता। मिलिट्री कॉलेजेस में हम थे उधर, तो अच्छे स्पीकर सामने आते नहीं थे। बाद में तमाम स्टूडेंट को कोई टॉपिक दे के फिर सुनते थे, फिर उनकी आवाज़ की टोन, बोलने का स्टाइल, आवाज़ का उतार चढ़ाव, बॉडी लैंग्वेज, आवाज़ की क्वालिटी, अदायगी, वो जांचने परखने के बाद एक अच्छा स्पीकर मंजर आम पे ला देते हैं। तो इसमें अच्छे स्पीकर्स को मुतारिफ़ कराने में तालीमी इदारों का बड़ा अहम रोल है। तो तमाम स्टूडेंट को एक होता है, हम देखते हैं कि स्कूलों में वही बच्चे बार बार आ रहे होते हैं, वही चेहरे बार बार सामने आते हैं। तो सब बच्चों को मौका देना चाहिए ताकि बच्चे पब्लिक स्पीकिंग में अपना लोहा मनवाएं। तो इस मकसद के लिए यहाँ पे सेशन चलता है ताकि हमारे स्टूडेंट तैयारी करते हैं, चाहे वो आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए कर रहे हो, चाहे CSS के लिए कर रहे हो, NAMS के लिए कर रहे हो, या किसी और मकसद के लिए, ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, तो यहाँ पब्लिक स्पीकिंग भी सिखाई जाती है। तो स्टूडेंट ये मेरे सामने बैठे हैं, नया सेशन है हमारा। तो अभी एक बच्चे ने बड़ी अच्छी स्पीच की है अपने ख़िलाफ़ का। क्या टॉपिक था बेटा आपको? 14 अगस्त पे, 14 अगस्त अहद का दिन, इस पर बोला है। अभी नेक्स्ट हमारे स्टूडेंट आएगा, फ़ीमेल आना चाहती हैं। आपका क्या नाम है? फ़ीमेल यास्मीन। आप आएँ, कराची से इनका ताल्लुक़ है, और जिस टॉपिक पे आपने इतने ख़यालात का इज़हार करना है, ख़ुद ही यहाँ बताइए कौन सा टॉपिक है।
आओ जी बच्चे। Today my topic is aim in life. Intelligence without ambitions is like a bird without wings. Aim in life determines your perfection. Aim in life works like a guiding star and a lighthouse star. It directs the gone astray peoples to the right direction and finally bring them to their destination. A good profession makes us successful and rich, a bring about peace and calm in life. While on the other hand, a wrong profession result is physical suffering and a mental agony. Therefore, one should be very courteous of choosing a profession. Different people choose different profession according to their taste. Therefore, I want to become a doctor in future. Doctor is a work of our profit. I have a good taste for it. This profession is according to my taste. I am fit for this profession. I would be able to help the sick people. In this way I would good and appreciable in their education system. I like become a doctor not for money or fame, but for the I like it for service to humanity and help the poor and sick people. The glow of one born thought is to me worth more than money. I feel proud to help the patients. This is a great feeling. No amount of wealth can equal this sentiment. It is the feeling of being important and useful. I work day and night to get my goods. I am sure that after 5 years I will become a doctor. I have a special aptitude and talent for this field. I know it is a difficult and tough to hit my target, but I still believe that there is nothing impossible in the world. May Allah help me in achieving my aims and keeping my attention in the right way. Inshallah, thank you. AMC की प्रिपरेशन की ये बच्ची आई हुई है और बाकी स्टूडेंट भी हैं इसके साथ, फीमेल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाओ बेटा जी, आप आ जाइए। Assalamu alaikum gentlemen. Today my topic is how to strong economy of Pakistan. An economy is a complex structure of consumer and producer which have beneficial role for each other. Pakistan economy is mixed up type of economy which has three major sector. 20.9% while service share is 57.7%. Pakistan economy has done fairly okay. However, when you compare it to the regional economies, it has fared rather poorly. GDP growth rate is around 4.5%, which is not bad but should be around 6-7%. For me, these are the 5 steps that Pakistan can use to improve their economy. First is education system. Pakistan need to Okay, next Hasnain आ जाएं। Hasnain from Dera Ismail Khan. Assalamualaikum gentlemen. Today my topic is my aim in life. It is very important to have aim in our life. Without aim, life is meaningless. After fixing our life, we have to work hard and put a lot of effort to achieve our aim. It is enough to have a single aim and do our best to reach it. I have also one aim in my life. I want to become army officer. I have a passion for army. Army is a noble profession where we serve our nation. The army have a big role to serve our nation. It is very dangerous profession because they put our life in danger condition and take a risk for the prevention of our country. They are also a human, they are also a feeling, but they spend our life throughout the home, and when their posts are in border, so the danger are so high because every time they are ready to give the answer of enemy. As you thought that life you live freedomly, it is because due to the role of army. In other countries like Iraq, Sham, Palestine, etc., the people do not live freedomly anytime. There were a crisis and so much terrorism. So should we thank to Almighty Allah give our freedom country. So I joined to Pak Army to serve our nation. I also put my life in danger, but no matter, it is the help of my country. I hope to become army officer and I work hardly. I am also very thankful to my teacher Sir Imran that they give us our fantastic notes and as well as give us more precious time. I am very thankful to my teacher with the core of my heart. Okay, thank you very much. Next आ जाओ बच्चों, Saifullah from Azad Kashmir. Assalamu alaikum ladies and gentlemen. Today I am going to talk about aim of my life. Every person has aim in his life. The aim of my life is to join Pakistan Army. I know it's not very easy. I read in many books
and seen in many movies about that the life of the army officer is very tough. But I love my country and would love to serve my country and its people. I want to serve my country. There are many other ways to serve country. We can serve as an engineer, as a doctor, as a politician. But I love to serve my country in this way because I think I can serve my country best in this way. The profession of teaching is a noble profession, as teacher is the real builder of the nation. But I feel I can serve my nation best in this way. A soldier motto is to do or die. If I get a chance in Pak Army, I will do my best for my nation. Thanks all of you for listening me. थैंक यू गुड नेक्स्ट आ जाओ भाई आ जाओ फर्स्ट है बच्चों की फर्स्ट प्रेजेंटेशन है इंशाल्लाह महीने के बाद इनको देखिएगा इम्प्रूव करेंगे. Topic is 14 August. 14 August is a red letter day in our national history. We won our homeland to live our life according to the teaching of Islam. Quaid-e-Azam is the founder of Pakistan. He was born in Karachi. The 14th of August is an important day for us. We celebrate this day every year. The whole nation stands still at the time of recitation of national anthem. The occasion is marked with military parades. National songs are sung by children and adults. The national flag is mounted by houses and offices. Radio and TV telecast special program. We should use things made in our own country. We now have our steel mills, textile, agricultural and heavy industries. It is up to us to make our homeland strong and happy. I love Pakistan very much. गुड शाबाश नेक्स्ट आ जाए जी वो इज रिमेनिंग लास्ट चैप. Assalamu alaikum. Today is my topic. I can, I will. Anything you can do, I can do better. Let's face it. Trying to please everyone is absolutely impossible and a sure way to set yourself. Come for happiness and the poem The Road Not Taken by Robert. स्टॉप करेंगे अजान हो जाए जी. अभी हम मौका देंगे बसीर को, थोड़ा ब्रीफ करेंगे. बसीर इनको थोड़ा मैंने बताया हुआ ISB में क्या होता है, जो टेस्ट वगैरह हैं वो थोड़ा सा आप इनको ब्रीफ कीजिएगा. अस्सलाम वालेकुम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत ही निहायत रहम करने वाला है. सबसे पहले ये कि ISSB से मतलब ISSB की फुल फॉर्म क्या है. ठीक है, ISSB क्या किस चीज़ को कहते हैं और ISSB किस लिए उसका फंक्शन क्या है. सबसे पहले ये कि ISSB का जो फुल फॉर्म है बी की फुल फॉर्म आप में से कोई भाई मुझे बता सके तो अच्छा हो जाएगा. तो ISSB की फुल फॉर्म क्या है कि आप इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड. ठीक है, अब इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड मतलब इसका मतलब है कि वो लोग जो बैठे हुए हैं वो सिलेक्शन के लिए बैठे हैं. सबसे पहले ISSB में मतलब क्या होता है और टेस्ट किस तरह के होते हैं. 3 तरह के टेस्ट होते हैं. ठीक है, सबसे पहले जो टेस्ट होता है वो आपका फॉर्म्स होते हैं, जो फॉर्म फिल करने होते हैं आप. ठीक है, दूसरा टेस्ट ये होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट होते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की एबिलिटीज़ देखते हैं बच्चों में और मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को देखते हैं. मतलब वो देखते हैं कि इसमें ये खूबी है जो आर्मी में चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल कराते हैं. ठीक है, फॉर्म में आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें आपसे पूछते हैं. आपकी तवज्जो सब इधर होनी चाहिए ताकि आपको सही समझ आए. आपके फॉर्म में मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें आपकी फैमिली के बारे में होती हैं, आपके अपने बारे में होती हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं. फॉर्म में मतलब उसको ईजी नहीं लेना चाहिए फॉर्म में, क्योंकि फॉर्म में लोग समझते हैं कि फॉर्म बहुत आसान है क्योंकि इसको फिल करना आसान है. हालांकि ऐसा नहीं है. फॉर्म आपका आगे जाके 3-4 दिन जो आपका स्टे है ISSB में, जहाँ भी है, कोहाट है, मलीर है, गुजरांवाला या कोयटा में, वो आपका जो फॉर्म होता है वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि उसमें उसकी बेस पे आपको मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कि क्या आपने सच लिखा है या झूठ लिखा है या अपनी तरफ से लिखा है. अच्छा, दूसरी बात ये है कि फॉर्म्स को मतलब हर टेस्ट को ना आपने इस तरह लेना है कि जैसे मैं मतलब आखिरी टेस्ट दे अच्छे से अच्छा तरीके से लेना है. फॉर्म एक टेस्ट का हिस्सा है. ठीक है, फॉर्म्स आपके हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी आती है ग्रुप डिस्कशन. ग्रुप डिस्कशन ये होती है कि आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से, एक दूसरे से डिस्कशन करें बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर किसी मतलब कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो आपको एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के सही तरह से बात करने पे रोके. ठीक है, ग्रुप डिस्कशन अच्छी करें और कोई सियासी गुफ्तगू से परहेज़ करें. ये तो आपको पता होगा, सब सर ने बताया होगा.
और इसके अलावा कि सियासी गुफ्तगू से परहेज़ करें और मतलब कोई भी ऐसी बात ना करें जो स्टेट के ख़िलाफ़ हो। ये आर्मी का मतलब आर्मी के ख़िलाफ़ हो या स्टेट के ख़िलाफ़ नहीं होनी चाहिए बात, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन हेल्दी होनी चाहिए, अच्छी से अच्छी। सेकेंडली उसी अंदर इंडोर टास्क में आ जाती है लेक्चरेट। अब लेक्चरेट का मतलब सबको पता होना चाहिए कि लेक्चर देना किस तरह है। जिस तरह मैं भी आपसे बात करूँ, लेक्चर देना एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। लेक्चर में आपको दूसरा जो है बंदा उसको सही कन्विंस करना है, आपने उसको सही मतलब समझाना भी है, साथ उसको मेन चीज़ें नहीं बतानी। जैसे मैं अभी आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ, अभी लेक्चर नहीं दे रहा। लेक्चर मतलब एक फुल जिस तरह आर्मी वाला बंदा आपने अपने आप को समझना है कि मैं मतलब कोई फ़र्ज़ करें यूनिट का CEO, ठीक है। आप यूनिट के CEO हैं और आप सब लोग लेक्चर देते हैं। दिस इज़ व्हाट लेक्चरेट इज़। लेक्चरेट के बारे में सर आपको बहुत बताया होगा और बताएंगे भी इंशाल्लाह। लेक्चरेट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ISSB में बहुत लोग मतलब समझते हैं कि लेक्चरेट देना कोई आसान काम है, इंग्लिश नहीं आती। हाँ, इंग्लिश भी अच्छी, इंग्लिश बोलें आप। अगर आपको फ़र्ज़ करें इंग्लिश नहीं आती, आप हेजिटेट करते हैं इंग्लिश बोलने, तो आप बीच में उर्दू आ जाए, इंग्लिश उर्दू मिक्स करके बोलें, और वरना कोशिश करेंगे इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद आ जाती है ग्रुप प्लानिंग। अच्छा, ग्रुप प्लानिंग ये है कि आपके सामने अब तो ISSB में बहुत अच्छा हो गया है कि ISSB में जैसा कि सबको पता है कि ये बात करनी ज़्यादा लेकिन करनी पड़ेगी कि बजट इम्प्रूव हो गया और माशाल्लाह से आर्मी ने अब ज़्यादा मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ कर दी। ग्रुप प्लानिंग पहले बोर्ड पे होती थी और अब स्क्रीन पे होती है। तो ISSB में आपके सामने एक स्क्रीन होगी, आपको ग्रुप्स में बिठा देंगे, ठीक है, और सर आपको एक मतलब सिचुएशन दे देंगे जिसे हम कह सकते हैं टास्क भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में आपको पहले इंडिविजुअली एक पेपर पेंसिल पकड़ा देंगे और आपसे प्लान कहेंगे बनाओ, हो जाएगा। उसके बाद फिर आपसे ग्रुप में पूछेंगे कि आप अपना प्लान बताएं। इसमें ज़रूरी बात यह है कि ग्रुप प्लानिंग में आप सारे मतलब ग्रुप प्लान में बच्चे साथ लिखो पॉइंट्स, इस तरह याद नहीं रहेंगे, साथ लिखे नहीं। ग्रुप प्लानिंग में आपने ज़रूर पार्टिसिपेट करना। ग्रुप प्लानिंग में पार्टिसिपेट ना सिर्फ इसलिए करना है कि मेरे पास हो जाऊँ या ISSB में सेलेक्ट हो जाऊँ, बल्कि इसलिए करना है कि मेरा टेस्ट बेहतरीन हो और अपने ग्रुप के साथ मतलब सही कोऑपरेट करना है। इस वजह से ग्रुप प्लानिंग करनी है। ये नहीं करनी दिमाग में कि मैं बस देख लें मुझे सारे, नहीं, ये अटेंशन सीकिंग वाली बात होती है। आपने ग्रुप प्लान उसको अच्छे तरीके से सुनना है पहले, जो इंस्ट्रक्शन स्क्रीन पे सुनाएंगे और वो इंग्लिश में सुनाएंगे। उर्दू में ISSB में कोई नहीं, ये मैं उर्दू में आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि आपको सही तरह से समझ आ सके, वरना वहाँ पे कोई उर्दू का इस तरह कोई नहीं है, उर्दू नहीं बोलते, कोई भी नहीं बोलता उर्दू। ये जो आपकी मॉनिटर करेंगे इंडोर टास्क और थोड़ी सी देर बाद आउटडोर भी, अगले दिन भी आउटडोर करेंगे कुछ, वो GTO कहते हैं उसे, जो बंदा कर रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है, उसे GTO कहते हैं, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर कहते हैं। उसका काम सबसे ज़्यादा आपके साथ होता है 2 दिन, इंडोर टास्क भी और आउटडोर टास्क भी। ये इंडोर टास्क कंप्लीट हो गए, ठीक है। एक आउटडोर टास्क आपका उसी दिन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मेरे ख्याल से प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क ये होता है कि आपने 3 लेवल्स होते हैं उनको पार करना होता है इन ग्रुप। अपने ग्रुप के साथ कोई कमांडर नहीं होता। आपने बात चीज़ सुनी होगी कमांड टास्क, लोग समझते हैं कि प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क और कमांड टास्क एक ही चीज़ है, नहीं। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में आप में कोई कमांडर नहीं होता। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क आपने प्रोग्रेस खुद सारे मिल के करना है, ठीक है। और जितना आप कोऑपरेटिव होंगे और अलर्ट होंगे और पोलाइट भी होंगे, आपने अपना फुल शो करना है, शो नहीं करना बल्कि आपने अपनी जितनी एबिलिटीज़ हैं इंटरनल जितनी भी हैं शो करनी है कि मैं मतलब प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में ना सिर्फ कोऑपरेट करूं बल्कि ग्रुप में अपने भाइयों को सही तरह से लेके आगे चलना है, ठीक है। किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी और ना ही GTO की तरफ देखें तो अच्छा होगा। GTO की तरफ जो सर आपको मॉनिटर कर रहे होंगे उनको नहीं देखना, ना इनसे कोई पूछना है बाद में। ये बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ेगा अगर आप उनसे पूछेंगे सर ये मुझे समझ नहीं आया, और फाउल होने पे फ़ौरन फाउल, मतलब ये वाली चीज़ है। प्रोग्रेसिव वंस यू आर डन विद प्रोग्रेसिव टास्क, इंडोर टास्क एंड आउटडोर टास्क आर कंप्लीट। नाउ सबसे पहले बायोडाटा फॉर्म, फिर उससे अगले दिन ग्रुप डिस्कशन, इंडोर टास्क, ये सारे लेक्चरेट और एंड पे ग्रुप प्लानिंग। उसके बाद उसी दिन प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, सेकेंड डे कंप्लीटेड, ठीक है। अब थर्ड डे आ जाता है जी हमारा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ISSB में आपने कोई चीज़ ईजी नहीं लेनी, ये नहीं समझना कि कोई मतलब कोई आसान सा टेस्ट है और मैं क्लियर कर दूंगा तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये बहुत आसान लगता है लेकिन है नहीं है, ठीक है। रिटन टेस्ट आ जाते हैं। रिटन टेस्ट में साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो होता है सेंटेंस कंप्लीशन। 2 ग्रुप्स होते हैं, 26 सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। अच्छे से सेंटेंसेस बनाएं पॉजिटिव, और ना ही कुछ छुपाने की कोशिश करें, क्योंकि जो आप लिखेंगे वही आपको उसी तरह से आपको देखेंगे, मॉनिटर करेंगे क्या इसने सच लिखा है। फॉर एग्जांपल एक जुमला है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ इंग्लिश का, पहले उर्दू का देता हूँ फिर इंग्लिश का। उर्दू का एक जुमला है, हादसा देख कर डैश। अब आप में से कोई मतलब हर कोई अपना अपना जुमला बनाए कि हादसा देख कर डैश। आप बताएं हादसा देख कर।
बैठे बैठे बता, बैठे बैठे बता। हादसा देखकर, हादसा देखकर डर गया। ठीक है। अब ये इस बच्चे का परसेप्शन है, ये जो भी कहेगा वो यकीन करेंगे इस बात। आपने इस बात पे यकीन करना है कि जो मैं लिखूंगा वो यकीन करेंगे और वो करेंगे यकीन। ठीक है। अब उस बच्चे का आप बताइए, हादसा देखकर डैश, हादसा देखकर मैंने उसकी मदद के लिए गया। मैं उसकी मदद के लिए गया। ठीक है, आप बताइए। अच्छा देखकर वहाँ से चला गया, वहाँ चला गया। वहाँ से चला गया। अब ये हर किसी का अपना परसेप्शन है। ठीक है। और उसके बाद मैं इंग्लिश की एग्जांपल देता हूँ, जैसे आफ्टर सीइंग अ ब्यूटीफुल गार्डन डैश यू। ये मतलब किसी का, हर बंदे का अपना परसेप्शन होता है। और आपने बिल्कुल भी जुमले जिस तरह ये भाई मतलब जवाब नहीं दे रहे, सारी बात कोई मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जवाब ना देना, लेकिन आपने वहाँ पे कोई सेंटेंस छोड़ना नहीं है। फर्स्ट यू आर डन विद उर्दू सेंटेंस कंप्लीशन, इंग्लिश सेंटेंस कंप्लीशन। इसमें आपको सर ने बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस दी होंगी कि कैसे करना है, ये है वो है, लेकिन आपने जब आपके सामने पेपर शीट आए तो आपने सब कुछ दिमाग को अपने साफ कर लेना। आपने कुछ कन्फ्यूजन नहीं लानी और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड कोशिश करेंगे, स्पीड और अच्छे सेंटेंसेस लिखें, स्पीड और अच्छे सेंटेंसेस दोनों इकट्ठे करके लिखें, जिसकी वजह से आपको इस टेस्ट में कामयाबी इंशाल्लाह हासिल हो जाएगी। सेंटेंस कंप्लीशन हो जाता है। उसके बाद जो बहुत ही मेरे ख्याल से जो थोड़ा सा चैलेंजिंग टेस्ट है, वैसे तो आसान टेस्ट है सारे, तो मुश्किल नहीं है, जो मेरे ख्याल से मुश्किल है थोड़ा सा क्योंकि उसमें स्पीड चाहिए होती है, वो है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट वैट। उसमें 100 सेंटेंसेस होते हैं और 10 सेकंड के लिए आपके सामने सेंटेंस आता है। अच्छा ये बात है कि आप मतलब सेंटेंस को वर्ड को एसोसिएट करना है आपने, मतलब वर्ड को एसोसिएट करना है या उसको उसी जुमले में इस्तेमाल कर दें। कोई भी वर्ड आ सकता है, बुरे से बुरा लफ्ज़ भी आ सकता है और अच्छे से अच्छा लफ्ज़ भी आ सकता है। आप ये ना समझें कि सारे नेगेटिव लफ्ज़ ही आएंगे, कोई मुश्किल लफ्ज़ आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आसान लफ्ज़ ही फंस जाते हैं और आप प्रैक्टिस करें। आपको चाहिए आप जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनकी प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड अपनी बनाएं ताकि थोड़े से वक्त में आप ज़्यादा सेंटेंसेस बनाएं। और आपने, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपने कोई सेंटेंस, कोई वर्ड नहीं छोड़ना। आप छोड़ेंगे तो ये बुरा इंप्रेशन पड़ेगा ना। फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ अ नेगेटिव वर्ड, जो कि साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो देख रहे होते हैं कि ये वर्ड इसने क्यों छोड़ा है, तो वो उससे पूछ लेगा इंटरव्यूज़ में बाद में, वो सारे, क्योंकि ये सारे आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है, पूछ लेगा कि क्यों आपने ये सेंटेंस नहीं लिखा, या फिर कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपने छोड़ना नहीं है। वर्ड एसोसिएशन हो जाता है, उसके बाद आपका टेस्ट होगा OPI। ये सारे एक ही दिन में, मतलब थर्ड डे है ये, ISSB का थर्ड डे है। OPI इसकी फुल फॉर्म ओरल प्रोफिशिएंसी कुछ तरह की है, लेकिन ये पहले नहीं टेस्ट था, ये पर्सनालिटी टेस्ट इसको हम कहते हैं। और इसमें 7 मतलब ब्लॉक्स होते हैं, 1 से लेकर 7 तक। स्ट्रॉन्गली एग्री, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, मोस्टली एग्री, न्यूट्रल, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, मोस्टली डिसएग्री एंड स्लाइटली डिसएग्री, ये चीज़ें होती हैं। अब इसमें आप ये कि आप मतलब जो आपको मतलब सही तरह से, मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग ये चीज़ें सारी सही प्रैक्टिस करें इसकी, OPI की ख़ास तौर। OPI बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है OPI। सबसे मेरे ख्याल से पर्सनालिटी टेस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो OPI है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट शायद उसके पास शायद इतना टाइम ना हो कि आपके सारे सेंटेंस पढ़ ले, लेकिन OPI आपके वो ज़रूर पढ़ेगा। स्ट्रॉन्गली एग्री, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री आप सही करें, और आपने बिल्कुल कोई मतलब उसमें ऐसी जल्दी में गलत नहीं करना, क्योंकि उसमें भी 45 या 40 मिनट्स होते हैं। कई बच्चे जल्दी में फजूल मतलब कर देते हैं, उनको नहीं करना। आपने सही तरह से उसके जवाब लिखने हैं OPI के जो है। अगर नहीं आता तो फिर उसको फिर भी करना है। आपको वर्ड इंग्लिश के होंगे, क्योंकि सारी ISSB, थ्रू आउट ISSB यू विल बी मॉनिटर्ड इन इंग्लिश। आपको कोई इंग्लिश के अलावा कोई उर्दू नहीं, कोई पश्तो नहीं, कोई सराइकी नहीं, कोई सिंधी नहीं, कोई बलोची नहीं। आपको सिर्फ इंग्लिश के बाहर इंग्लिश से ही पूछेंगे, ठीक है। और आप एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते कि इंग्लिश में मुझे नहीं सर समझ आ रहा तो मैं क्या करूँ, उधर आपसे ये नहीं करना। आपने अपनी जो आपके अंदर इल्म है, आपको आपने उस लिहाज से अच्छे तरीके से उसको टेस्ट को OPI को करना है। वंस यू आर डन विद OPI, उसके बाद फिर ये वर्ड एसोसिएशन, सेंटेंस कंप्लीशन, स्टोरी राइटिंग में स्किप करके, स्टोरी राइटिंग OPI से पहले होती है। अब स्टोरी राइटिंग, पॉइंटर स्टोरीज और एक और वो सिचुएशन है, ये OPI से पहले होती है। आई स्किप्ड इट, सॉरी, लेकिन ये OPI से पहले, OPI सबसे एंड में होता है, थर्ड डे में। अच्छा, स्टोरी राइटिंग में ये है कि आपके सामने 30 सेकंड्स के लिए स्टोरी कह रहा हूँ, पिक्चर आएगी, जिसे हम TAT भी कहते हैं। तो वो आप 30 सेकंड के लिए आप सबके सामने आएगी कि आप उसे कैसे परसीव करते हो। परसीव कर लिया आपने, दिमाग में स्टोरी बना ली, उसके बाद फिर आपने उसको करैक्टर्स बनाने की, करैक्टर कौन से, आप उसकी माइनर मतलब छोटी से छोटी चीज़ पे भी जाएं और अच्छी स्टोरीज बनाएं। और ये ना करें कि आपके सामने जो स्टोरी आई है वो आपके सामने साफ नज़र आ रहा है कि आप ये काम हो रहा है, लेकिन आप उसको किसी और तरह मतलब चीट कर लें, जो साइकोलॉजिस्ट है उसको चीट करें कि ये नहीं हो रहा, वो उधर जो हो रहा है आपने वही बयान करना उसमें। और करैक्टर्स भी वही, मतलब अगर 2 करैक्टर्स हैं,
फ़र्ज़ करें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ स्टोरी राइटिंग। जैसे एक मियाँ बीवी और एक बच्चा है, वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं और लग ऐसा है कि बच्चा जो है उसको डांट पड़ी अपने अबू से, तो आपने यही स्टोरी बनानी है। लेकिन आपको आप पे डिपेंड करता है कि आप क्लाइमेक्स किस तरफ लेके जाते हैं। बहरहाल स्टोरी आपने अच्छी बनानी है, प्रैक्टिस करें स्पीड की, और 8 से 10 लाइनों में स्टोरियाँ लिखते हैं, 3 से 4 मिनट होते हैं स्टोरी राइटिंग। और उसकी के बाद पॉइंटर स्टोरी आती है। पॉइंटर स्टोरीज़ ये होती है कि आपको एक जुमला दे देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी आपके पॉइंटर स्टोरी की कहता हूँ कि मैं सर इमरान के पास आया, जहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी, बस ये पॉइंटर स्टोरी है। और इसको आपने मतलब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस रुख में ले जाएं, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इस स्टोरी को बहुत इंपॉर्टेंट लें। स्टोरी राइटिंग में पॉइंटर स्टोरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टोरी राइटिंग भी है लेकिन पॉइंटर स्टोरी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें वो चेक कर रहे होते हैं कि आप मतलब कितने आप इंस्टेंटेनियस हैं, आप कितने जवाब दे सकते हैं फ़ौरन एकदम से। ये भी 30 सेकंड के लिए आपको शो करेंगी जुमला, और 3 से 4 मिनटों में आपने स्टोरी लिखनी है। ये 3 से 4 ही स्टोरियाँ होंगी पॉइंटर स्टोरीज़, और वो भी 3 से 4 ही होंगी स्टोरी राइटिंग, ठीक है। स्टोरी राइटिंग होगी, पॉइंटर स्टोरीज़ होगी, उसके बाद फिर जो टेस्ट आता है वो है सिचुएशन। सिचुएशन में ये है कि आपको कोई सी भी सिचुएशन दे सकते हैं। आपने ये नहीं सोचना कि आपने तैयारी की हुई है तो यही सिचुएशन आएगी, नहीं, सिचुएशन आपको कोई सी भी दे सकते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जैसे सिचुएशन मैं आया सीढ़ियों से आया और मैंने देखा कि एक औरत है, एक बूढ़ी औरत है, छड़ी लेके चढ़ रही है ऊपर सीढ़ियों से, और वो बेचारी चढ़ नहीं पा रही, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये आपसे सिचुएशन लिखवाएंगे वहाँ पे, इस तरह की सिचुएशन नहीं लिखवाएंगे आपसे, सॉरी, सिचुएशन आपके सामने आएगी स्क्रीन पे, बड़ी सी स्क्रीन होगी, और आपसे रिस्पांस लिखवाएंगे, रिस्पांस 1, रिस्पांस 2, रिस्पांस 3, रिस्पांस मेरे ख्याल से 10 सिचुएशन होंगी, 10 सिचुएशन होंगी एंड 10 रिस्पांस होंगे, और आपने कोई रिस्पांस ऐसा नहीं करना खाली छोड़ दें। और ये भी इसमें कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपने कोई 4 पैराग्राफ लिखने हैं रिस्पांस के, नहीं, आप 2 लाइनों में भी रिस्पांस लिख सकते हैं। आपने रिस्पांस तो आप अच्छे से अच्छा दें, पॉजिटिवली दें, मैं उसकी हेल्प करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, कोई भी, लेकिन वो दें जो आप सही में करेंगे, ठीक है। ये नहीं करना कि आपने ज़्यादा भी नहीं छोड़नी कि मैं उसकी हेल्प करूँगा, मैं उसकी माली इमदाद भी कर दूँगा, ये होगा वो, ये नहीं करना, ठीक है। 2 लाइनों में 3 लाइनों में सिचुएशन का रिस्पांस दे दें। और ये इसमें भी नेगेटिव सिचुएशन होती हैं, ज़्यादातर नेगेटिव सिचुएशन होती है। एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ जो ISSB में आई हुई थी सिचुएशन, ठीक है। एक मिसाल दे देता हूँ जो मैं ISSB में सिचुएशन आई हुई थी, ठीक है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक मतलब लड़की है, ठीक है, वो आपके साथ रिलेशनशिप में मतलब इंगेज्ड है आपके साथ, ये ISSB में आई हुई, तो आपकी वो नेबर भी है, लेकिन वो आपके घर के सामने रहती है और वो नेबर है, ठीक है। उसकी छत पे मतलब वो अक्सर उसका जो सामना होता है आपसे छत पे होता है, ठीक है। ये आपको सिचुएशन ISSB दे रहा है, मैं नहीं दे रही। और एक दिन आप देखते हैं कि आप वो छत पे नहीं होती, उसका कोई जानने वाला या नहीं जानते आप, वो छत पे होता है, ठीक है। वो आप उसको छत पे देख लेते हैं, ठीक है। अगले दिन आप यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में उसी लड़के के साथ आपका मैच होता है, तो आप क्या करोगे, ये सिचुएशन ISSB में, ठीक है। अब इसमें आप डिपेंड करता है कि आप कहोगे कि मैं अपनी एबिलिटीज़ दिखाऊंगा और मैच पे फोकस रखूंगा, फेयर प्ले करूंगा, दिमाग में नहीं लाऊंगा, ये इस तरह की बात है, ठीक है। नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन आती हैं और अच्छी से अच्छी भी आ जाती है। वो चेक कर रहे होते हैं ना, उनका काम है चेक करना, आपका काम है अपना काम पे फोकस रखना, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि उनके काम में आपने इंटरफेयर नहीं करना, ISSB वालों के काम, आप अपना काम कीजिए, वो अपना काम करेंगे। उसके बाद फिर ये सिचुएशन हो जाती हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं स्किप कर गया था, तो OPI उसके बाद होता है, OPI सबसे एंड पे होता है, 3rd डे में। तकरीबन ये आप 2 बजे एंटर होंगे हॉल में और 6 घंटे 5 आवर्स लग जाएंगे। 5 आवर्स आपके रिटर्न टेस्ट होंगे। आपने बिल्कुल हार नहीं माननी, आपने क्या कहते हैं पेशेंस से काम लेना है, बल्कि मैं तो कहता हूँ ISSB पेशेंस का ही नाम है, जिसमें पेशेंस नहीं है वो नहीं क्लियर कर सकता ISSB, बहुत पेशेंस चाहिए। तो 3rd डे हो गया जी आपका रिटर्न टेस्ट। मैं इसको रिटर्न टेस्ट डे नाम देता हूँ क्योंकि इसमें सारे रिटर्न टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल रिटर्न टेस्ट। 3rd डे हो गया। नेक्स्ट डे 4th डे पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई वो आपकी होती हैं। आपने कोई भी ऐसा दिन मतलब उसको ईजी नहीं लेना, ये ना समझें कि मतलब ISSB बस ख़त्म होगी, बस इसका ये ना करना कि आप तीसरे दिन जाएं और आपके पास 2 दिन रह गए, इस तरह ना करें। आप उसको फुल टाइम दें। 3 दिन हो गए हैं, 4थे दिन भी आपने फुल अपनी एनर्जी के साथ आप रेस्ट लें, वहाँ पे सही तरह से परफॉर्मेंस आके आपकी अच्छी हो, ठीक है। आप लोगों के साथ मिले घुले और अवॉइड करें सियासी गुफ्तगू और ऐसे मतलब कंपनी से जो मतलब सही नहीं है, मतलब सबको पता होता है अच्छा क्या बुरा क्या, इसमें कोई वजाहत की ज़रूरत नहीं है।
अच्छा, चौथे दिन ये आपके जो आउटडोर टास्क GTO के जो रह गए हैं वो होते हैं कमांड टास्क। अब कमांड टास्क में सबको पता है इंडिविजुअली एक एक करके सबको कमांडर बनाते हैं, कमांडिंग एबिलिटीज़ होती है कि ये फ़ौज में क्या करता है। उससे भी पहले कभी कभार इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल पहले हो जाते हैं, कभी कभार कमांड टास्क पहले हो जाते हैं। आउटडोर टास्क जो GTO के रह गए हैं वो उस दिन होते हैं। GTO का या आपके साथ लास्ट डे होता है, ठीक है। GTO का सबसे पहले कमांड टास्क होता है या ऑब्स्टिकल्स होते हैं। वो हो गए कमांडर की खूबियाँ चेक करते हैं कि उसमें कमांडिंग एबिलिटीज़ हैं, कितना वो पेशेंस है, कितनी उसमें मतलब कमांडिंग, एक कमांडर में क्या क्या चीज़ें होती हैं एक सबको पता है। कमांडर की ना सिर्फ ये नहीं होती कि कमांडर सख्त हो, नहीं, कमांडर पोलाइट भी हो, साथ साथ कमांडिंग उसमें वो भी हो, कमांडिंग करने का कुछ हो भी कि ये कमांडर बन सकता है। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है कि आप जी कमांडर बन जाए 5 मिनटों के लिए, नहीं, आप सीरियस में कमांडर बन सकते हो। वो आपको सही तरह से चेक करेंगे, आपने उन पर शक नहीं करना, और नहीं शक कोई करता है तो वैसे ही बताओ, ठीक है। कमांडर आपको बना देंगे, ठीक। बहरहाल सेकेंडली ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ आपने तब नहीं परफॉर्म करना जब आप कमांडर बनेंगे। मेरा एक बहुत ही मतलब दोस्त है, हबीब नाम है उसका, तो वो उसने मुझे बताया था कि अ गुड कमांडर इज़ अ गुड फॉलोअर। तो आपने जब आपको बड़ी कमांडर अच्छी बात बताइए, ये लिख लें आप, अ गुड कमांडर इज़ अ गुड फॉलोअर, ठीक है। अभी यहाँ से पढ़ के गया और PMA में सेलेक्ट हो गया था, ठीक है। अ गुड कमांडर इज़ ऑलवेज अ गुड फॉलोअर। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आपको कमांडर नहीं भी बनाएंगे तो आपको ग्रुप्स में वो काम कराएंगे, तो आपने उस कमांडर की बात सुननी है, बेशक वो फाउल ही क्यों ना कह रहा हो। अगर वो कहेगा इस प्लैंक पे चढ़ जाओ, हालांकि वो प्लैंक आउट ऑफ बाउंड है आपके लिए, आप नहीं चढ़ सकते, सर ने बताया है GTO ने, आप फिर भी चढ़ जाओगे, क्योंकि आपको कौन कह रहा है, आपको कमांडर कह रहा है कि चढ़ जाओ, तो आप चढ़ जाओगे। आपने उससे बहस नहीं करनी कि आप गलत कह रहे हो, क्योंकि कमांडर है वो, तो CO उस वक्त वो कमांडर है, उस वक्त उसके पास इंचार्ज है, उसके पास अथॉरिटी है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। वो GTO सामने आपको बैठे होंगे, ये आउटडोर टास्क में GTO आपके सामने बैठे होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप उसकी बात मानना और इंशाल्लाह आपको कामयाबी हासिल होगी। इसके बाद होता है जी ऑब्स्टिकल, या पहले होता है ऑब्स्टिकल, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल इसका नाम है जी, इसका नाम इनफरादी अबू इस तरह का कोई नाम है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल का उर्दू में, ठीक है। इनफरादी रुकावटें इनफरादी रुकावटें कहते हैं इसे उर्दू में। आप लोग की मतलब उसके लिए समझ आ जाए, आपको उर्दू में बता रहा हूँ। तो इसमें ये होता है कि हर बंदे को इंडिविजुअली देखते हैं वो, कि बच्चा किस तरह परफॉर्म करता है फिजिकली तौर पे, प्लानिंग किस तरह करता है, ठीक है। कहीं कोई चीज़ से डरता तो नहीं है, हाइट से तो नहीं डरता, कहीं कोई मतलब लटक तो नहीं सकता, गलत मतलब लटकना तो नहीं आता, तो इससे लटकना क्यों नहीं आता, ठीक है। आपने अपनी फिजिकली मतलब लिहाज से आपकी फुल प्रिपरेशन होनी चाहिए। ISSB में सॉरी टू से मतलब लोग समझते हैं जी फिजिकली कोई नहीं, थोड़ा बहुत मैं वीक हो जाऊँगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिजिकली आप नहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, फिजिकली आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। ऑब्स्टिकल्स को क्लियर करने के लिए नहीं, हर चैलेंज को फेस करने के लिए। ISSB के बाद भी ये नहीं हो सकता, ISSB तक सफ़र आपका ख़त्म नहीं है, ISSB के बाद भी सफ़र है पूरा, तो आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना है। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल आसान ही होते आसान ही है। इसमें सबसे पहले मैं आपको गिनवा देता हूँ 11 ऑब्स्टिकल, नो ऑब्स्टिकल्स होते हैं। उनमें से आपने ये नहीं करना है कि आपने 6 कर लिए तो आप जी नहीं, आपने कोशिश करना है कि सारे करो ऑब्स्टिकल। 2 मिनट होते हैं आपके पास, और GTO आपके सामने कुर्सी पे बैठे होते हैं, सामने 2 होते हैं या 1 होते हैं, GTO 2 होते हैं या 1 होते हैं। ऑब्स्टिकल आप आराम से इतना भी आराम से नहीं करेंगे टाइम ख़त्म हो जाए, लेकिन आपने एक एक करके सारे ऑब्स्टिकल करने हैं, और अगर फाउल हो जाए तो ऑब्स्टिकल दोबारा करना है। ये तो सर ने आपको गाइडलाइन दी होंगी। बाकी ये कि ऑब्स्टिकल क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद एंड पे सबसे पहले मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा, वैसे ये ISSB की सारी चीज़ें, लेकिन आपको मैं हाईलाइट करूँ। म्यूचुअल असेसमेंट होती है, ठीक है, GTO की एंड में। म्यूचुअल असेसमेंट में आपने नंबर जैसे ही 1 2 3 5 बच्चे हैं हम लोग, मैं छठा हूँ, तो 6 हम लोग आपस में वोटिंग करते हैं कि नंबर 1 किसको रखेंगे, नंबर 2। आपको सेमी सर्कल में बिठा के आपको एक चिट सी दे के उसको आपको वोटिंग कराते हैं कि नंबर 1 पे नंबर 2। आप उसमें सच बोलें और कभी भी झूठ ना बोलें, और जो बच्चा आपको लगता नहीं है जो है, ये नहीं आपने करना कि आपने प्रिडिक्ट करना नहीं ये अच्छा परफॉर्म किया है, नहीं इसने अच्छा परफॉर्म किया तो इसे मैं नंबर 1 रख। तकरीबन कोई 11 बच्चे होते हैं ग्रुप में, ठीक है, उसको आपने सही तरह से नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 कोशिश करें कि अपने आप को मिडल में रखें या 2 3 पे रखें तो अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद म्यूचुअल असेसमेंट हो जाती है, आपका GTO का सारा काम ख़त्म, ठीक है। GTO ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर का सारा काम चौथे दिन के तकरीबन शुरू में या दोपहर को ख़त्म हो जाए। उसके बाद कुछ लोगों का साइक का टेस्ट जो है, साइक का इंटरव्यू वो पहले ही हो जाता है, तो साइक का इंटरव्यू होता है। साइक के इंटरव्यू में ये है कि साइक कभी भी इंटरव्यू में आपने किसी से भी झूठ नहीं बोलना। पहली बात तो ये है कि आम जो शख्स होते हैं वही पकड़ लेते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, तो आर्मी तो फिर बहुत बड़ा एक शोबा है,
पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मतलब पाकिस्तान आर्मी कोई फजूल थी, कोई मैं नहीं कह रहा कोई इस तरह की आर्मी नहीं है, बहुत तेज़ लोग हैं वहाँ, वो आपको फ़ौरन पकड़ लेंगे आप झूठ बोल रहे हैं। अगर मतलब आपने जो चीज़ें लिखी हैं वो आपने याद रखनी कि मैंने मुझे डर लगता है डैश सेंटेंस आया है, उधर आप साइकोलॉजिस्ट आपसे पूछ लें आपको किस चीज़ से डर लगता है, आप कहते हैं सर मुझे अल्लाह से डर लगता है, आपने उधर लिखा हुआ मुझे डर लगता है, अच्छा मुझे डर लगता है, उधर जुमला आपने लिखा हुआ है मुझे डर लगता है अलग से आपने ये लिख दिया, जो कि बच्चे लिख सकते हैं, एकदम नॉर्मल सी बात है। और साइकोलॉजिस्ट आपसे पूछता है कि आपको किससे डर लगता है, तो आप फ़ौरन जवाब दोगे सर मुझे किसी से डर नहीं लगता, या कुछ इस तरह का जवाब दे दोगे जो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, या कुछ ऐसा दे दोगे जो साइकोलॉजिस्ट को शायद सही जवाब भी हो आप, लेकिन आप कुछ ऐसा घेर फेर के जवाब दे दोगे जो कि साइकोलॉजिस्ट को नहीं पसंद आएगा। तो आपने इजी रहना है इंटरव्यूज़ में, 2 इंटरव्यूज़ आपके होंगे, 3 सॉरी, जीटीओ का भी एक इंटरव्यू होता है, वो इनफॉर्मल से इंटरव्यू होता है, से पहले चलते इंटरव्यू, छोटा मोटा सा इंटरव्यू था, ठीक है। तो आपने इंटरव्यू में कोशिश करनी सच बोलना है, और कोई ऐसी बात नहीं करनी जो मतलब ना सिर्फ ये नहीं करना कि मैं पास हो जाऊँ, आपने उसको एक ब्रदर की तरह समझना है, ठीक है। आप सारे मेरे भाइयों की तरह मतलब उनको समझना है कि मेरा भाई है, घर वाले जिस तरह हम समझते हैं आपस में किस तरह बिहेव करते हैं सबको पता है, एक घर वाले में और एक फ्रेंड में, सॉरी फ्रेंड कह रहा हूँ, घर वाले में और एक अजनबी में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। आपने ये समझना है कि वो मेरा घर वाला फ़र्द है और उसके साथ उससे ही बिहेव करना, इतना भी फ्री नहीं होना कि आपने उसके साथ मजाक करने लग जाए, वो तो मजाक भी कर सकते हैं उसके पास, क्योंकि आपका फ्यूचर उसके पास है, इतनी भी टेंशन नहीं लेनी और इतना भी फ्री नहीं होना उसके साथ, ठीक है। बाकी इंटरव्यू हो गया, ये जीटीओ का इंटरव्यू हो गया इनफॉर्मल सा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है साइकोलॉजिस्ट का। साइकोलॉजिस्ट के इंटरव्यू में आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे, अगर उसको पता लग गया तो वो आपको जल्दी भेज देगा। ये भी नहीं होता कि जो सिलेक्ट नहीं होते उनका छोटा इंटरव्यू, ये सारी मिथ्स हैं, ये सारी अफवाहें हैं कि आपको नहीं सिलेक्ट करेंगे तो आपका छोटा इंटरव्यू होगा, और आपको सिलेक्ट करना चाहेंगे तो आपका लंबा इंटरव्यू होगा। ये नहीं हो सकता, ये अपने दिमाग से निकाल दे सारी बातें, क्योंकि ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी इसी स्टेज से गुजरा हूँ, और मुझे भी पता है आपके दिमागों में ये क्वेश्चन होते हैं, तो आप ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दें, आप प्रिपरेशन करें, प्रैक्टिस करें और यकीन रखें अल्लाह पे। बाकी तो आपको सबको पता है कि क्या करना है उधर जाकर, इतना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू आपसे वो सवाल डालेगा, आपसे मुश्किल सवाल डालेगा, आपसे बिलो द बॉर्डर सवाल भी डाल सकता है, आपसे गलत सवाल भी डाल सकता है, आपसे ये भी सवाल डाल सकता है कि आपकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। अगर आपने मतलब आपको एक और बात डाल जो गाइडलाइन आपको सर ने भी दी होगी, आपने कैरेक्टर पे कभी अपने हर्फ नहीं मतलब उस पर नहीं आने दी, नहीं कैरेक्टर पे बात नहीं आने देनी। आप कैरेक्टर पे कोशिश करें, अगर आपने कोई मतलब कैरेक्टर पे नहीं कभी आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना अपना, ठीक है। बी द बेस्ट, ओके, हमेशा अपने आप को ऊपर रखना है। और सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी, ये सेल्फ रिस्पेक्ट कैरेक्टर सारी बातें ना, इनको कभी आर्मी मतलब उस बंदे को आर्मी सेलेक्ट नहीं कर सकती जिसका कैरेक्टर ढीला हो, कभी भी जो मर्जी कर लो, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सबको पता है, क्योंकि आर्मी नहीं कर सकती, बाकी किसी के साथ आप बैठना पसंद नहीं करेंगे। आर्मी तो बहुत बड़ा शोबा है, नहीं आपने कैरेक्टर पे नहीं आने देना, ठीक है। कोशिश करें कि कैरेक्टर आपका बेस्ट हो बेस्ट, सिर्फ दिखाया ना जाए बेस्ट, हो भी बेस्ट। और उसके अलावा ये है कि आप नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से मतलब मदद मांगे सबसे, ये तो बेस्ट चीज़ है। इससे तो बल्कि सारे मसले आपके हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से मांगे कि मुझे अल्लाह मतलब मेरा सीना खोल दे, वो जैसे दुआ है रब्बी इश्रह ली, ठीक है। आप वो दुआ मांगे और अल्लाह से दुआ मांगे कि मेरे सारे जितने भी टेस्ट हैं, ये टेस्ट ही है ना, ये तो ज़िंदगी के टेस्ट हैं, सारे पास हो जाएं और इंशाल्लाह हो जाएंगे। साइकोलॉजिस्ट का टेस्ट हो जाता है जी, ये 4 डे है, साइकोलॉजिस्ट का टेस्ट 4 डे भी होता है। ये मैं 5 डे के स्केजुअल के लिहाज से बता रहा हूँ, सॉरी टू से, अगर ये किसी कोरोना वायरस में अगर गए आप लोग पेंडेमिक में, तो ये 4 डे भी होते हैं, मतलब एक दिन पीछे कर लेना सारे, ठीक है। 4 डे टोटल भी होते हैं, और वैसे 5 डेज ISSB में स्टे होता है लोगों का, ठीक है। 4 डे में उसके बाद डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू होता है। डिप्टी प्रेसिडेंट मतलब बड़े रैंक का बंदा होता है, वो आपका इंटरव्यू लेता है। वैसे उसने वर्दी नहीं पहनी होती आर्मी की, लेकिन वो आपका इंटरव्यू लेता है, ठीक है। वो आपका इंटरव्यू काफ़ी तफसीलन लेता है। ये आपका साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू डिप्टी से पहले भी हो सकता है, डिप्टी के बाद भी हो सकता है, मतलब किसी का साइक का पहले हो जाता है, किसी का डिप्टी का पहले हो जाता है, और कुछ लोग का साइक का होता भी नहीं। अब मतलब पिछले कोर्स से साइक का इंटरव्यू कुछ लोग का नहीं होता। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप लोगों ने मतलब दिमाग में ये नहीं रखना कि मेरा साइक का इंटरव्यू नहीं हुआ यार, ये तो मैं सिलेक्ट नहीं हो सकता, नहीं। आपने कभी भी डाउन नहीं होना देना। 4 दिन आपने 5 दिन 4 दिन या 3 दिन जितने भी हैं, आपने मतलब अपना दूसरे गियर चौथे गियर में रहना, 5वें गियर में आपने ऊपर ही जाना इंशाल्लाह, ठीक है। आपने अपने आप को नीचे नहीं आने देना कि यार मेरा टेस्ट ही गलत हो गया तो मैं क्या तुम्हें पास नहीं हो सकूँगा। वो नज़र आ जाता है उसके चेहरे पे बंदे को, ये बंदा घबराया है, इसका टेस्ट नहीं। आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल नहीं अच्छे हुए तो आप ये ना करो कि भाई मैं अब रह गया, नहीं, आपको फिर भी वो सिलेक्ट कर सकते हो, पता है।
ये तो किस्मत है ना। ISSB सर ने मैं बताया था कि किस्मत का नाम है। ISSB में आप कुछ भी कर लो, एंड पे आके फिर किस्मत की बात आ जाती है, ठीक है। अल्लाह पे यकीन रखें। डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू लंबा होता है एज़ कम्पेयर टू साइकोलॉजिस्ट। डिप्टी प्रेसिडेंट आपसे मतलब ये जितने भी इंटरव्यूज़ हैं कोई वो नहीं होते, जैसे कहते हैं ना आपसे मुश्किल सवाल नहीं पूछते, आपसे जनरल नॉलेज या मुश्किल सवाल इस तरह नहीं पूछते, पूछ लेते हैं बीच में से आपकी जो फील्ड है। जैसे आप अभी कुछ लोग होते हैं यूनिवर्सिटी से भी आए होते हैं, कुछ लोग स्कूल कॉलेज में जिन्होंने प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग की हुई है, जो आपकी फील्ड्स हैं फील्ड रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। जनरल नॉलेज, मैथ्स, जनरल मैथ्स, जैसे ये पंखा है, पंखे से जो ISSB में सवाल आते हैं वो बता रहा हूँ मैं। ये बोर्ड है, इसका एरिया बता दें। ये जैसे मेरे ख्याल से ये रेक्टेंगल है, तकरीबन रेक्टेंगल, हाँ रेक्टेंगल ही है। तो इसकी लेंथ इंटू विड्थ है इसकी तकरीबन, और फ़ैन का एरिया बता दो, स्फीयर का एरिया, इस तरह के सवाल होते हैं, ठीक है। जनरल नॉलेज होता है, पाकिस्तान स्टडीज़ के भी आ जाते हैं कभी कभार। और उसके अलावा आपसे मतलब फैमिली के बारे में इंट्रोडक्शन आपका सही आना चाहिए। इंग्लिश आपकी बेस्ट होनी चाहिए, इंग्लिश शुड बी बेस्ट। इंग्लिश में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। मैं तो आपको कहूँगा इंग्लिश के आप बेशक आप एक अलग से टाइम दें इंग्लिश को 2-1 घंटे, ठीक है। आपकी मतलब मैं नहीं कह रहा इंग्लिश आप परफेक्ट बोलें, लेकिन आपको इंग्लिश में तकरीबन बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। इंग्लिश में इंग्लिश बोलते किसने हैं, इंग्लिश लिखते किसने हैं, आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी हो, आपकी राइटिंग भी अच्छी हो, ठीक है। डिप्टी प्रेसिडेंट आपसे कुछ भी पूछ सकता है। नेगेटिव क्वेश्चन वैसे डिप्टी ही करता है लोगों से। अगर फ़र्ज़ करें, आपने दिमाग में ये नहीं रखना कि मैं टेस्ट देने आया। मैंने आपको पहले जैसे कि बताया कि आप लोगों ने दिमाग में सिर्फ ये रखना है कि मैं पहली बात तो ये किस्मत की बात है, ठीक है, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो कोई चक्कर नहीं है, ऐसी बात नहीं कि मुश्किल, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दूसरा ये है कि आपने उसको अपने ब्रदर की तरह समझना है, जिस तरह के फैमिली मेम्बर होता है, उसको आपने ना बदतमीज़ी करनी है। जो रूड होता है ना वो उसको सिलेक्ट नहीं करते, और जो मतलब थोड़ा सा बहुत ही शरीफ हो उसे भी नहीं सिलेक्ट करते, ये तो चलेगा ही आर्मी में। तो आपने दरमियान मियाना रवि मतलब बीच वाला थोड़ा सा इख्तियार करना है, ठीक है। और अलर्ट भी रहना साथ साथ। डिप्टी प्रेसिडेंट की आंखों में आंखें डाल के बात करनी है, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट आपकी गर्ल भी हो सकती है। कुछ लड़कों को मतलब मसला होते हैं फीमेल से बात करने में ना, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा माशरा ऐसा है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा माशरा है हमारा, लेकिन फ़ीमेल भी होती हैं, फीमेल्स ही होती हैं बल्कि ज़्यादातर, मेल्स एक अद्धा होता है बीच में, फीमेल्स ही होती हैं साइकोलॉजी ज़्यादातर। तो आपने ये नहीं करना कि उसकी आंखों में आंखें डाल के बात ना कर सकें आप उससे, क्योंकि यार मैं फ़ीमेल की साइकोलॉजिस्ट में सही टेस्ट नहीं दे सकता, ऐसा नहीं आपने करना, ठीक है। वो जो भी सिस्टर होंगी उधर वो आपका साइकोलॉजिस्ट ही है ना, वो कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं है उनसे बात कर, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट हो जाता है। फिर आपने एंड पे मतलब मैं तो कहूँगा आप जितना उधर आपका स्टे होगा आप ज़्यादा से ज़्यादा ना दुरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाह से मदद मांगते रहें। एक मतलब जाए नमाज भी घर से ले जाएँ, अपनी ले जाएँ, ठीक है, एक तस्बीह ले जाएँ साथ, मतलब इसलिए नहीं कि आप पास हो जाए, नहीं, ये तो मतलब ये सारी तो नमाज़ें तो आपने फ़र्ज़ हैं सब पे ना, इस तरह की बात नहीं है, नमाज़ें तो पढ़नी वैसे भी सब। तो आप अल्लाह से मांगें और इंशाल्लाह डिप्टी प्रेसिडेंट, साइकोलॉजिस्ट, 3 बंदे हैं जो मॉनिटर कर रहे हैं। कंक्लूजन में अपनी इस बात पे करता हूँ कि 3 लोग हैं जो आप मॉनिटर करेंगे। आपने इन लोगों को सर पे नहीं सवार करना कि ये मेरे फ्यूचर ये वो, नहीं। डिप्टी प्रेसिडेंट, साइकोलॉजिस्ट और ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, ये 3 लोग हैं, ठीक है। ये 3 लोगों का बोर्ड बैठता है लास्ट डे पे और फिर वो करते हैं, रिजल्ट देते हैं, ठीक है। अगले दिन आपका इंटरनेट पे रिजल्ट आ जाएगा। मेरी दुआ है कि आप लोग सारे रिकमेंड हो और पाकिस्तान का नाम रोशन करें और अपने वालिदैन का नाम रोशन करें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। लास्ट में बेटा मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ें, टाइम हमारा वैसे हो गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही, इस प्यारे वतन पाकिस्तान को हमेशा शाद रख, आबाद रख। या इसमें बसने वाले जितने लोग हैं इन सब के लिए यार रब्बुल इज़्ज़त आसानियाँ पैदा फरमा दे, आसानियाँ और खुशियाँ तकसीम करने वाला बना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बियदि कुल्ली मालूमिन लक।